इंसानी फितरत का एक बहुत ही अजीब पहलू है। अक्सर ये देखने में आता है कि जब किसी इंसान के सर पर किसी व्यवस्था का एक बहुत भारी बोझ रख दिया जाता है ना, तो उसकी गर्दन झुकने लगती है। सही कहा आपने। और जब वो बोझ सालों तक मतलब पीढ़ियों तक वहीं टिका रहे, तो एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान ऊपर देखना ही भूल जाता है। उसकी नज़र सिर्फ अपने आगे चलने वाले या उसे कुचलने वाले के जूतों पर टिक कर रह जाती है। बिल्कुल। और जब किसी की गर्दन हमेशा के लिए किसी ताकतवर के जूतों के नीचे दब जाए, तो उन जूतों को सहलाने में ही भलाई नजर आने लगती है। मतलब वो सिर्फ एक मजबूरी नहीं रह जाती। हाँ, एक आदत बन जाती है। एग्जैक्टली। वो धीरे धीरे जीने का एक तरीका, एक माइंडसेट, एक मानसिकता बन जाती है। शोषित इंसान खुद को ही समझाने लगता है कि यही नियति है, यही किस्मत है। सही बात है। तो इसी मानसिकता, ताकत और बेबसी के इसी खेल पर आज की ये गहरी छानबीन केंद्रित है। इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो कोई आम दस्तावेज या अखबार के पन्ने नहीं हैं। हाँ, ये बहुत ही खास स्रोत हैं। बिल्कुल। ये हिंदी साहित्य के दिग्गज मुंशी प्रेमचंद के मशहूर उपन्यास गोदान के कुछ बेहद चुनिंदा और असरदार अंश है। इन स्रोतों में ग्रामीण भारत की कश्मकश, गरीबी की उस मानसिकता और अमीरों के खोखले आदर्शों का ऐसा सटीक चित्रण है कि सच में पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही पावरफुल टेक्स्ट है ये, है ना। और हमारा मकसद यहाँ ये समझना है कि ये किस्से सिर्फ किसी गुजरे हुए जमाने की पुरानी कहानियां नहीं है। ये आज के समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक असमानताओं का एक बेहद पारदर्शी आईना है। सही बात है। नए दौर के पढ़ने और सीखने वालों के लिए ये विश्लेषण इसलिए जरूरी है क्योंकि इंसानी फितरत, पैसे की ताकत और सामाजिक ढोंगपन, ये सब समय के साथ कभी नहीं बदलते। बिल्कुल। और इस साहित्य के जरिए हम सिर्फ एक गरीब किसान की कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, हम सत्ता और गरीबी के मनोविज्ञान को, यानी साइकोलॉजी ऑफ पावर एंड पॉवर्टी को डिकोड कर रहे हैं। क्या बात है, साइकोलॉजी ऑफ पावर एंड पॉवर्टी। हाँ, और हम ये समझेंगे कि कैसे एक इंसान की सबसे बुनियादी जरूरतें उसे एक ऐसी व्यवस्था के सामने झुकने पर मजबूर कर देती हैं जो दरअसल उसी का खून चूस रही है। वही तो कहानी की शुरुआत में ही हमारी मुलाकात होती है एक आम किसान होरी से। होरी के बस एक ही लालसा है, एक गाय। सुनने में लगता है कि एक गाय ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आमतौर पर यही लगेगा। हाँ, लेकिन ये छोटी सी लालसा पूरे समाज के ताने बाने को, सत्ता के इस नाटक को परतदार परत खोलकर रख देती है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। जरूर। होरी की पत्नी है धनिया। वो एक यथार्थवादी औरत है, मतलब जमीनी हकीकत को समझती है और उसके अंदर एक विद्रोहिणी आग है। वो साफ देखती है कि जमींदार उनका शोषण कर रहा है, लेकिन होरी का नजरिया बिल्कुल अलग है। होरी अपनी पत्नी से कहता है कि जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है। यहाँ जो सबसे हैरतअंगेज बात है वो ये कि होरी की ये सोच कोई कायरता नहीं है। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अच्छा, सर्वाइवल मैकेनिज्म कैसे? देखिए, 20 साल की भुखमरी, लगान का बोझ और अपने ही बच्चों की मौत ने धनिया को विद्रोहिणी बना दिया है। लेकिन होरी ने एक अलग रास्ता चुना है। उसे ये समझ आ गया है कि इस विशाल और क्रूर व्यवस्था से सीधे लड़कर वो जिंदा नहीं रह सकता। पॉइंट है, उसके लिए गाय सिर्फ दूध का जरिया नहीं है। गांव के समाज में जिसके दरवाजे पर गाय बंधी हो उसे इज्जत की नजर से देखा जाता है। वो गाय उसके खोए हुए आत्मसम्मान को वापस पाने का एक प्रतीक है। और इस सम्मान को पाने के लिए, इस सिस्टम में टिके रहने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और अपनी इसी लालसा को पूरा करने के लिए होरी एक ऐसा कदम उठाता है जो उसके सीधे साधे चरित्र से बिल्कुल मेल नहीं खाता। वो जाता है अहिर भोला के पास। भोला के पास अच्छी गायें हैं, लेकिन भोला विधुर है, यानी उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है। अब होरी बहुत अच्छी तरह जानता है कि उसके पास गायें खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो वो क्या करता है? वो बहुत ही चालाकी से भोला की दुखती रग पर हाथ रखता है। अच्छा। वो भोला को दूसरी शादी करवाने का लालच देता है। अरे बाप रे। हाँ, उसे अपनी पत्नी धनिया की तारीफों के पुल बांधकर फंसाता है कि वो तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी औरत ढूंढ देगी। और इस झूठे दिलासे के दम पर
होरी अंततः 80 रुपए की गाय उधार ले लेता है, सोचिए। यहीं पर हमें इंसान की असल फितरत और गरीबी के प्रभाव का सबसे कड़वा सच देखने को मिलता है। एक सीधा साधा भगवान से डरने वाला किसान भी जब अपनी सबसे बड़ी साध पूरी करना चाहता है तो वो छल का सहारा लेता है। सही कहा, लेकिन वो ऐसा करता क्यों है? क्योंकि गरीबी इंसान की नैतिकता को, उसकी मोरालिटी को अपने हिसाब से मोड़ना सिखा देती है। होरी इस चाल को पाप नहीं मानता, वो इसे अपनी व्यवहारिक बुद्धि मानता है। ओह वाओ, खुद को जस्टिफाई कर लेता है वो। एग्जैक्टली वो खुद को ये समझा लेता है कि बुढ़े भोला का इस उम्र में शादी के लिए ललचाना हास्यास्पद है, तो अगर मैं उसका फायदा उठा लूं तो इसमें मेरी क्या गलती। अभाव और मजबूरी किस तरह इंसान को थोड़ा स्वार्थी और चालाक बना देते हैं, ये उसका एक बेहद सटीक उदाहरण है। बिल्कुल, और नैतिकता को मोड़ने और खुद को सही ठहराने का इससे भी बड़ा और खतरनाक उदाहरण हमें तब मिलता है जब होरी गांव के जमींदार राय साहब से मिलने जाता है। राय साहब, ये एक बहुत ही अजीब चरित्र है। बहुत ही अजीब। वो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, जनता का सेवक बताते हैं, लेकिन जब किसानों से लगान और नजराना वसूलने की बारी आती है ना, तो वो कोई कसर नहीं छोड़ते। और कमाल की बात देखिए, क्या हुआ वहां? जब होरी, जो खुद दाने दाने को मोहताज है, उनके सामने खड़ा होता है तो राय साहब उल्टा अपने ही अमीर होने का रोना रोने लगते हैं। अजीब विडंबना है। वो कहते हैं कि उन्हें बड़े अफसरों की छपलूसी करनी पड़ती है, अपनी हैसियत का दिखावा करना पड़ता है, और उनका जीवन बड़ा दुखी है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी के जरिए समझाऊं तो राय साहब का होरी के सामने रोना बिल्कुल वैसा है जैसे आज का कोई करोड़पति सीईओ किसी मिनिमम वेज मजदूर के सामने कंप्लेन करे कि उसे इनकम टैक्स भरने में कितनी तकलीफ होती है। यहाँ जो सबसे हैरानगेज बात है वो ये कि ये तुलना उस स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर देती है। राय साहब का चरित्र सत्ता के उस पाखंड को दर्शाता है जहाँ शोषक खुद को ही पीड़ित बताने लगता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल पेंच है। राय साहब अच्छी तरह समझते हैं कि उनका शोषण गलत है, वो कोई बेवकूफ इंसान नहीं है, तो फिर वो करते क्यों है ऐसा? क्योंकि वो खुद कहते हैं कि वो परिस्थितियों के गुलाम हैं। वो आदर्शवादी बातें कर सकते हैं, समानता की बात कर सकते हैं, लेकिन अपने विशेषाधिकार यानी अपनी प्रिविलेजेस और अपना रुतबा नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन रुको, अगर राय साहब को सच में पता है कि वो गलत कर रहे हैं और उन्हें इस व्यवस्था से इतनी ही तकलीफ है, तो वो सिस्टम से बाहर क्यों नहीं निकल जाते? क्या ये सिर्फ उनका लालच है या उन्हें भी अपनी ही बनाई इस व्यवस्था से डर लगता है? वो ऐसा दोगलापन क्यों जी रहे हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। सच तो ये है कि वो सिस्टम का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। इसको साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। अच्छा, वैचारिक विरोधाभास। हाँ, इंसान का दिमाग ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि वो खुद को एक बुरा इंसान माने। इसलिए राय साहब खुद को ये कहानी सुनाते हैं कि मैं तो मजबूर हूं, मैं तो खुद एक पीड़ित हूं। ये अमीरों का वो डिलेमा है जहां वो बातें तो समाजवाद की करते हैं क्योंकि वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उनकी असली जिंदगी उन्हीं ऐशो आराम में कटती है। वो अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, बस उस कुर्सी पर बैठे बैठे महान दिखना चाहते हैं। सही बात है। तो जैसा कि हमने देखा, एक तरफ होरी है जो सत्ता के आगे झुकता है, और दूसरी तरफ राय साहब है जो सत्ता का चोला ओढ़े हुए खुद को पीड़ित बताते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या होरी की आने वाली पीढ़ी भी यही करेगी? क्या ये जूतों को सहलाने की आदत ऐसी ही चलती रहेगी? यहाँ से कथा एक नया मोड़ लेती है। हम होरी के बेटे गोबर और भोला की विधवा बेटी झूनिया की तरफ चलते हैं, जो पुराने सामाजिक नियमों को चुनौती देते हैं। गोबर और झुनिया, ये दोनों सच में एक नई सोच का प्रतीक है। हाँ, गोबर अपने पिता से बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल नहीं समझ पाता कि उसके पिता अमीरों की खुशामद क्यों करते हैं। वो बराबरी में विश्वास रखता है और धर्म या भगवान के नाम पर शोषण का विरोध करता है। वो उस डर को नकारता है जिसने होरी को जकड़ रखा है। पर यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहूंगी। गोबर की बातें सुनने में तो बड़ी क्रांतिकारी लगती हैं, लेकिन क्या गोबर सच में एक रेवोल्यूशनरी है जो समाज को बदलना चाहता है, या वो सिर्फ इसलिए गुस्से में है क्योंकि उसके पास राय साहब जैसी ताकत और पैसा नहीं है? बहुत ही बढ़िया पकड़ा आपने इसको। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो गोबर का गुस्सा उस आने वाले वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल का प्रतीक जरूर है, जो परंपरा को तोड़ना चाहता है। क्लास स्ट्रगल।
लेकिन उसमें अभी वो वैचारिक गहराई नहीं है। उसका गुस्सा किसी महान आदर्श से नहीं, बल्कि उसकी अपनी कुंठाओं और अभावों से उपजा है। वो सिस्टम से नफरत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस सिस्टम की ताकत से आकर्षित भी है। पर जब उसकी मुलाकात झुनिया से होती है तो कहानी और गहरी हो जाती है। झूनिया, बाप रे, वो सच में इस कहानी के सबसे मजबूत किरदारों में से एक है। वो एक समझदार और अनुभवी लड़की है, और वो समाज के मर्दों के ढोकलेपन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। बिल्कुल, उसने बहुत कुछ देखा है। हाँ, और वो गोबर को एक ढोंगी पंडित का किस्सा सुनाती है। एक ऐसा पंडित जो दिन रात धर्म कर्म का दिखावा करता था, लेकिन अपनी पत्नी की गैर मौजूदगी में झूनिया का फायदा उठाना चाहता था। ये किस्सा बहुत कुछ कहता है समाज के बारे में। और आपको पता है झूनिया ने क्या किया? उसने उस पंडित के मुंह पर दूध की भरी हुई हांडी दे मारी थी। वाह, ये किस्सा कोई मामूली घटना नहीं है। ये दर्शाता है कि पितृसत्ता यानी पैट्रियार्की और धर्म का पर्दा कैसे महिलाओं के शोषण के लिए इस्तेमाल होता है। सही बात है। वो पंडित सिर्फ एक बुरा आदमी नहीं है, वो एक पूरी व्यवस्था का चेहरा है जो अपनी पवित्रता का ढोंग करता है, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। और झुनिया का दूध की हांडी मारना इस बात का प्रतीक है कि कैसे शोषित वर्ग अपनी आवाज उठा रहा है। वो चुपचाप सहने को तैयार नहीं है। बहुत खूब कहा आपने। तो इस नई सोच और विद्रोह से निकलकर अब हम वापस चलते हैं होरी की उस छोटी सी दुनिया में, जहां आखिरकार उसकी लालसा पूरी हुई। गाय घर आ गई। हाँ, फाइनली गाय आ रही। एक खुशी का मौका होना चाहिए था ये। लेकिन इस छोटी सी खुशी ने पुराने घाव और पारिवारिक ईर्ष्या यानी जेलसी को कैसे बाहर ला दिया, अब हम इस पर गौर करेंगे। गाय के आते ही घर में बच्चों सोना और रूपा के बीच खट्टी मीठी बहस होने लगती है कि कौन क्या काम करेगा। और होरी की आत्मसंतुष्टि देखने लायक होती है। बिल्कुल, वो फूला नहीं समा रहा है। गांव के पंडित दत्तादीन आकर गाय का मुआयना करते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आ गई हो। लेकिन बहुत बड़ा है, होरी के अपने भाई हीरा और शोभा जलन के मारे गाय देखने तक नहीं आते। ये इंसान की फितरत का बहुत ही डार्क साइड है। हाँ, और रात के अंधेरे में होरी सुन लेता है कि उसके भाई उस पे बेईमानी का इल्जाम लगा रहे हैं। वो कहले हैं कि उसने बंटवारे के वक्त पैसे छुपाए थे, तभी तो गाय लाया। अगर मैं एक ओरिजिनल एनालॉजी पेश करूं, हाँ बताइए। अच्छे खासे रिश्ते तबाह हो जाते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है कि क्या गरीबी में इंसान आपस में ही लड़ने को मजबूर हो जाता है? सच में क्यों लड़ रहे हैं या आपस में? सब तो जमींदार के सताए हुए हैं। बिल्कुल, गरीब किसान एकजुट होकर जमींदार से लड़ने के बजाय आपस में ईर्ष्या में जलते हैं। इसको सोशियोलॉजी में हॉरिजॉन्टल हॉस्टिलिटी कहते हैं। जब आप अपने असली शोषक पर गुस्सा नहीं निकाल सकते तो अपने बराबर वालों से जलते हैं, और ये शोषक वर्ग यानी ऑप्रेसर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। जब शोषित आपस में ही लड़ेंगे तो उनके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? गाय लौटाने का फैसला कर लेता है, लेकिन तभी धनिया एकदम रणचंडी रूप धारण कर लेती है और हीरा से भिड़ जाती है। गांव वालों के सामने एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। एक गाय ने पूरा घर हिलाकर रख दिया। सही में गरीबी छोटी सी खुशी को भी आफत बना देती है। तो देखिए, गांव में जहां एक गाय के लिए खून जल रहा है, परिवार टूट रहे हैं, वहीं मीलों दूर शहर के अमीर और पढ़े लिखे लोग आदर्शों और गरीबों की भलाई के नाम पर क्या कर रहे हैं। ये दृश्य हमें वापस राय साहब के यहाँ ले जाता है। हाँ, ये शहर का दृश्य गांव की हकीकत से बिल्कुल उल्टा है। राय साहब की महफिल सजी है। यहाँ फिलॉसफी के प्रोफेसर मेहता, नए दौर की डॉक्टर मिस माल्टी, बैंक मैनेजर खन्ना और आदर्शवादी पत्रकार पंडित ओंकारनाथ मौजूद हैं। सब बड़े लोग एक जगह। बिल्कुल। और इनकी बहस किस बारे में है? समाजवाद, विवाह की वो एक पिंजरा है या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और आदर्शों पर बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। सुनने में तो लगता है कि ये लोग समाज सुधारना चाहते हैं। लेकिन यहाँ बात सच्ची में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इनके सुधार का तरीका देखिए। इस महफिल में मिस माल्टी और मिर्जा खुर्शीद एक शर्त लगाते हैं। अच्छा, एक बेट लगाते हैं वो। अच्छा, किस बात की शर्त? वो तय करते हैं कि 100 रुपए की शर्त पर कट्टर ब्राह्मण और शराब ना पीने वाले पत्रकार ओंकारनाथ को शराब पिलाएंगे। अरे बाप रे, ये तो उनके उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, ओंकारनाथ तो अपने अखबार में बड़ी बड़ी बातें लिखता है ना। पर देखिए मिस माल्टी क्या करती हैं। वो ओंकारनाथ को एक फर्जी देहात सुधार संघ
मतलब विलेज अपलिफ्टमेंट सोसाइटी का सभापति यानी प्रेसिडेंट बनने का लालच देती हैं। ओहो, उसके अहंकार पे चोट करती हैं। हाँ, बिल्कुल झूठी तारीफ और ईगो के नशे में चूर होकर वो आदर्शवादी ओंकारनाथ शराब पी लेता है और नशे में इतना बेहोश हो जाता है कि फर्श पर गिर पड़ता है। समाज सुधार के नाम पर ये सभी लोग सिर्फ अपना मनोरंजन कर रहे हैं। पावर के लालच में ओंकारनाथ अपने सारे असूल भूल जाता है। यहाँ जो सबसे हैरानंगेज बात है वो ये कि ये अंश हमें साफ साफ दिखाता है कि बुद्धिजीवी वर्ग गरीबों की समस्याओं को सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल गेम की तरह देखता है। बस एक इंटेलेक्चुअल खेल। हाँ, उनकी तपस्या और समाज सेवा ऐशो आराम और शराब के प्यालों के बीच होती है। ये होरी के जीवन के कटु यथार्थ उसकी हार्श रियलिटी के बिल्कुल विपरीत हैं। एक तरफ होरी एक गाय के लिए अपना आत्मसम्मान दांव पर लगा रहा है और दूसरी तरफ ये लोग 100 रुपए की शर्त के लिए अपने आदर्श बेच रहे हैं। वो बड़ी विडंबना है। तो स्रोतों की इस गहरी छानबीन से साफ हो जाता है कि होरी की बेबसी और शहरी अमीरों की ऐशपरस्ती दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल साफ है। सुनने वालों को यहाँ ये समझने को मिलता है कि चाहे दौर कोई भी हो, क्लास डिवाइड और मनुष्य का लालच कभी नहीं बदलता। आदर्श अक्सर सिर्फ अमीरों का खिलौना होते हैं जिनका इस्तेमाल वो अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। और इसीलिए प्रेमचंद का इस साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सही बात है। तो आज के इस सफर का अंत हम एक चुभने वाले विचार के साथ करेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि ईमानदारी और धर्म की राह पर चलने से भला होता है, लेकिन क्या होरी की धर्म भीरुता, उसके अंदर का धर्म का डर और उसका अत्यधिक सीधापन ही उसके शोषण का सबसे बड़ा कारण नहीं बन गया? ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसी असमान व्यवस्था में अच्छा इंसान होना ही सबसे बड़ा जाल है जिसमें एक गरीब और भी बुरी तरह फंस जाता है? सोचिएगा जरूर। इस गहरी छानबीन में आज के लिए बस इतना ही।